नमस्कार बच्चों। आज हम क्षितिज पुस्तक का 5वां पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित 2 कविताएं, जिनमें एक है उत्साह है और एक है अट नहीं रही है, ये दोनों कविताएं आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इन कविताओं को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कवि का परिचय ले लेते हैं, परिचय जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी कविता के कवि का परिचय हमें होना बहुत आवश्यक है। हालांकि परिचय से संबंधित कोई प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हमें सामान्य जानकारी हर कवि की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कवि हैं, उनकी एक कविता हम 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, जिसका शीर्षक था ध्वनि कविता। तो आपने पहले भी इस कवि की रचना पढ़ी है। तो यहाँ पर हम 2 नई कविताएं निराला जी की पढ़ने वाले हैं। तो जानते हैं निराला जी के बारे में। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला इनका उपनाम है। इनका जन्म हुआ बंगाल के महिषादल में सन 1899 में। इनके ऊपर रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा का विशेष प्रभाव है। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की विचारधारा से ये प्रभावित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इन रचनाओं के नाम आपको ज़रूर याद रखने चाहिए। दार्शनिकता इनके कविताओं के जो विषय हैं, या इनकी कविताओं का जो मूल भाव है, इनकी रचनाओं का जो मूल भाव है, उसमें जो चीज़ें हमें ज़्यादातर नज़र आती है वो है दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और प्रकृति का विराट चित्रण। तो ये चीज़ें इनकी रचनाओं में विशेष रूप से हमें देखने को मिलती है। दार्शनिकता यानी कि फिलोसफी, दर्शन से संबंधित विचारधारा, दर्शन के भाव। विद्रोह यानी कि किसी चीज़ का विरोध करना, किसी नई चीज़ के लिए किसी पुरानी चीज़ों को नष्ट करना, विद्रोह करना, उसके खिलाफ विरोध का स्वर उठाना। क्रांति और प्रेम और प्रकृति का चित्रण, ये प्रमुख विषय हैं या ये प्रमुख भाव हैं जो इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलते हैं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, निराला जो है वो छायावादी रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य के पूरे काव्य खंड को कुछ कालखंडों में बांटा गया है, और उन्हीं में से एक कालखंड है छायावाद। छायावाद में ज़्यादातर प्रकृति और प्रेम से संबंधित रचनाएं लिखी गई, और छायावाद में 4 प्रमुख कवि हुए, जिनमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा का नाम आता है। तो ये छायावादी रचनाकार हैं, और छायावादी रचनाकारों में प्रमुख रचनाकार हैं ये। इनकी कविताओं में शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन कौन है? ये वो लोग हैं जो समाज में उपेक्षित हैं, जिनकी उपेक्षा होती है, जिनका शोषण होता है, जिनको प्रताड़ित किया जाता है व्यवस्था की द्वारा। तो ऐसे लोगों के प्रति निराला जी की कविताओं में सहानुभूति का भाव है। वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी है। जो शोषक वर्ग है, जो शोषण करता है, और जो सत्ता वर्ग है, उनके प्रति निराला की कविताओं में प्रतिकार का भाव है। प्रतिकार यानी विरोध का भाव है। तो आप देख रहे हैं कि इनकी कविताओं में एक तरफ जहाँ पीड़ित लोगों के प्रति सांत्वना का भाव है, वहीं जिन लोगों ने उनको पीड़ित बनाया है या जो लोग उनका शोषण करते हैं, ऐसी ताकतों के प्रति इनके मन में विरोध का प्रचंड भाव देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं इस कविता के पहली कविता की सामान्य जानकारी पर। पाठ के प्रारंभ में ही पहली कविता के मूल भाव पर प्रकाश डाला गया है। पहली कविता का शीर्षक है उत्साह है। उत्साह एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है बुलाना, पुकारना। तो उत्साह एक आह्वान गीत है, यानी कि किसी बात के लिए जब आपको पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, कुछ नया करने के लिए, आप में जोश लाने के लिए जब कोई गीत गाया जाता है, तो उसे आह्वान गीत कहते हैं। जो बादल को संबोधित है, इस गीत में कवि ने जिसे संबोधित किया है वो है बादल, और बादल निराला का प्रिय विषय रहा है। निराला की बहुत सारी कविताएं बादल विषय पर संबंधित हैं, बादल विषय पर आधारित है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। यहाँ पर बादल के आप कई रूप देखेंगे इस कविता में। एक रूप आप वो देखेंगे जिसमें बादल जो है वो क्रांति दूत के रूप में हमारे सामने आता है, यानी क्रांति लाने वाला।
दूसरा रूप जिसमें बादल सृजन करने वाला नज़र आता है, जिसमें क्रांति के बाद जो नया सृजन होता है वो बादल करता है। और तीसरा रूप जो बादल जो गर्मी से निजात दिलाता है, लोगों को राहत प्रदान करता है। तो यहाँ बादल के आप कई रूप देखने वाले हैं इस कविता में। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। ललित कल्पना यानी सुंदर कल्पना, ललित का अर्थ होता है सुंदर, तो ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों इस कविता में है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। यानी कि कोई भी समाज में साहित्य के द्वारा जो क्रांति होती है, निराला उसे नए जीवन के अर्थ में देखते हैं और नई कविता के अर्थ में देखते हैं। तो ये हुई पहली कविता की परिचयात्मक बातें कुछ, यानी कि उनके बारे में हमने थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया। अब आ जाते हैं पहली कविता को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है उत्साह है। उत्साह कविता में कवि ने बादलों को क्रांति दूत मानकर उनसे आह्वान किया है कि वो घनघोर गर्जना करें ताकि शोषण करने वाली ताकतों का विनाश हो। कवि ने यहाँ पर बादलों को गरजने के लिए कहा है। पाठ के आखिर में एक प्रश्न भी पूछा गया है कि बादलों को गरजने के लिए क्यों कहा है। बादल रिमझिम भी तो बरस सकते हैं, लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि यहाँ पर कवि जो है वो बादलों का ऐसा रूप बताना चाहता है जिसमें कि वो क्रांति करते हैं। और क्रांति कभी भी आराम से या प्रेम से नहीं होती है, क्रांति के लिए गरजना पड़ता है। जोश लाने के लिए, लोगों में उत्साह जगाने के लिए और क्रांति के भाव जगाने के लिए बादलों का यहाँ पर गरजना जरूरी है। तो इसलिए कवि ने यहाँ पर बादलों को गरजने के लिए कहा है। तो कविता क्या कहती है कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो इस कविता को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी कविता के दो पक्ष होते हैं। एक होता है शिल्प पक्ष और एक होता है भाव पक्ष। भाव पक्ष में उस कविता का भावार्थ होता है, भाव आता है, और शिल्प पक्ष में हमें उस कविता की भाषा, छंद, अलंकार, रस और काव्य गुण आदि चीज़ों पर प्रकाश डालना होता है। तो मैं आपको इस कविता को पढ़ाते हुए दोनों बातें बताता चलूँगा। एक तो इसके भाव को और साथ में इसके शिल्प पक्ष को, जिसमें इसके भाषा, छंद, अलंकार आदि के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। बादल गरजो, कवि बादलों से कह रहा है, बादल को संबोधित करके कह रहा है कि बादल तुम गरजो, गर्जना करो, भयानक गर्जना करो। गर्जना क्यों करो? ताकि जो शोषण करने वाली ताकतें हैं उनका विनाश हो सके, वो भयभीत हो सके। घेर घेर घोर गगन धारा धरो, घेर घेर यानी घेर करके, घोर यानी घोर गर्जना करो। गगन आसमान को घेरते हुए तुम घनघोर गर्जना करो। धाराधर ओ, धाराधर धारा को धारण करने वाला, ये शब्द बादल के पर्यायवाची के रूप में यहाँ पर आया है। तो हे बादल, तुम आसमान को घेरते हुए घनघोर गर्जना करो। यहाँ पर धाराधर शब्द बादल का पर्यायवाची है। दूसरी बात, घेर घेर घोर, इसमें अनुप्रास अलंकार है जहाँ पे घ वर्ण की आवृत्ति हुई है। और घेर घेर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। आगे चलते हैं। ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। कवि कह रहा है कि बादलों का रूप कैसा है, वो हमें बता रहा है कि वो ललित ललित यानी सुंदर सुंदर हैं। ललित ललित शब्द में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ कोई शब्द पुनरुक्त होता है, रिपीट होता है। काले घुंघराले, और काले घुंघराले बालों की तरह नजर आते हैं बादल। बाल कल्पना कैसे पाले, ये बच्चों की कल्पना के समान पले हुए नजर आते हैं। बच्चों की कल्पना कैसी होती है? बच्चों की कल्पना जो कोमल होती है, बच्चों की कल्पना जो बहुत जल्दी जल्दी बदलती रहती है, वैसा ही बादलों का रूप है। बादल जो है वो बाल कल्पना के समान पले हुए हैं, ये सुंदर हैं, ये काले घुंघराले बालों की तरह नजर आते हैं। अब इसके शिल्प पक्ष की बात करें तो ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जैसा मैं आपको अभी बता चुका हूँ। और काले घुंघराले, इसमें दोनों शब्दों के आखिर में ल वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। और बाल कल्पना कैसे पाले, यानी बच्चों की कल्पना के समान पले हुए, यहाँ पे उपमा अलंकार है, जहाँ पे किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के समान बताया जाता है। विद्युत छवि उर में,
कवि कह रहा है कि बादल तुम्हारे उर यानी हृदय में विद्युत की छवि है। विद्युत यानी बिजली की छवि यानी चमक। तुम अपने हृदय में बिजली की चमक रखते हो। कवि नव जीवन वाले, और कवि यानी कवियों को नव जीवन वाले, नया जीवन देने वाले हो। कवियों को बादल जो है वो नया जीवन देने वाला है। वज्र छिपा, तुमने अपने अंदर वज्र को छिपा रखा है। वज्र का मतलब होता है जो आकाशीय बिजली होती है, उसे वज्र कहते हैं। तुमने अपने हृदय में अपने अंदर वज्र को छिपा रखा है। बिजली की ताकत तुम्हारे अंदर मौजूद है। नूतन कविता फिर भर दो। हे बादल, तुम कवियों के हृदय में नई कविता का संचार कर दो, उनके हृदय में नई कविता भर दो। ऐसा इस कविता में कवि आह्वान कर रहा है बादल से। आगे चलते हैं। बादल गरजो, फिर कवि कह रहा है कि बादल तुम गर्जना करो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। कवि कह रहा है कि विकल विकल यानी व्याकुल, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है क्योंकि ये शब्द रिपीट हो रहा है। तो विकल विकल यानी व्याकुल थे, उन्मन थे उन्मन, उन्मन यानी उदास थे। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के सभी लोग, निदाग के, निदाग का मतलब होता है गर्मी। विश्व के सभी लोग गर्मी से जब बहुत व्याकुल थे और उदास थे, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब हे बादल तुम अनंत यानी अनंत यहाँ पर पर्यायवाची है आकाश का। तुम आकाश में अज्ञात दिशा से, अनजान दिशा से, न जाने कहाँ से तुम आ गए, आकाश में छा गए और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। अब जब तुम आ गए हो तप्त धरा, तो इस तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से तुम शीतल कर दो। हे बादल तुम गरजो, शीतल कर दो यानी ठंडा कर दो। अब यहाँ पर इसका दूसरा अर्थ एक समाज के अर्थ में ले सकते हैं कि समाज में जो लोग व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, कवि ऐसे लोगों की दशा को बदलने के लिए उन लोगों से आह्वान कर रहा है जो कि क्रांति दूत बन सकते हैं, जो कि कुछ बदलाव ला सकते हैं। कवि उनको बादल के रूप में संबोधित करके कहता है कि तुम आओ, अज्ञात दिशाओं से तुम एक जगह आ जाओ और तुम इस पीड़ित, दुखी या शोषित जो जनता है उसको इसके कष्ट से बाहर निकालो, इसके कष्ट को तुम दूर करो, इनके हृदय को तुम शीतलता पहुंचाओ। तो यहाँ पर ये जो कविता है ये बादल के को संबोधित करके कवि ने लिखी है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ कवि समाज में कुछ नया करने के लिए, कुछ सृजन करने के लिए और पुरानी चीज़ों को नष्ट करने के लिए आह्वान भी कर रहा है युवाओं से या उन लोगों से जो कि क्रांति करने में सक्षम है। अब आ जाते हैं इस कविता की भाषा से संबंधित बात पर। इस कविता की भाषा की अगर बात करें तो इसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है, संस्कृत शब्दों का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। संगीतात्मकता इसमें आपको देखने को मिल रही है। संगीतात्मकता यानी कि जहाँ पर घेर, घेर, घोर, ऐसे संगीत जहाँ पर बनता है वहाँ संगीतात्मकता होती है। संबोधनात्मक शैली है, संबोधित करने वाली शैली है, जहाँ पर बादल को कवि संबोधित कर रहा है। ओज गुण है, काव्य में 3 गुण होते हैं, ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तो यहाँ पर ओज गुण है। ओज गुण कहाँ होता है? जहाँ पर जोश, उत्साह की बात होती है वहाँ ओज गुण होता है। और प्रतीकात्मक शैली है। बादल यहाँ प्रतीक के रूप में है, और प्रतीक किस चीज़ का है? क्रांति दूत का प्रतीक है बादल। यहाँ पर समाज में वो लोग जो क्रांति ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, उनको कवि ने बादल के रूप में, बादल के प्रतीक के रूप में देखा है। एक बात और जो मुझे आपको बतानी चाहिए, इस कविता का नाम उत्साह है। एक प्रश्न इस पाठ के आखिर में पूछा गया है कि कविता का नाम उत्साह क्यों रखा गया है, या उत्साह नाम कितना सार्थक है। ये नाम पूरी तरह से सार्थक है क्योंकि ये कविता लोगों के मन में उत्साह जगाने के लिए कवि ने लिखी है। कवि ऐसे लोगों के मन में उत्साह जगाना चाहता है जो समाज में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं या बदलाव लाना चाहते हैं। तो इस कविता का नाम इसीलिए उत्साह रखा गया है क्योंकि ये जोश और उमंग की कविता है, जोश और वीरता की कविता है। अब आ जाते हैं इस कविता से संबंधित प्रश्नों के ऊपर। इस कविता से संबंधित जो पहला प्रश्न इस पुस्तक के आखिर में है वो है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि कभी भी क्रांति जो आती है समाज में वो आसानी से नहीं आती है या वो शांतिपूर्वक तरीके से नहीं आती है, उसके लिए गरजना पड़ता है। इसलिए कवि यहाँ पर बादल को गरजने के लिए कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? जो मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ। इसमें इस कविता में कवि उत्साह भर देना चाहता है, लोगों के मन में उत्साह लाना चाहता है, क्रांति दूतों से आह्वान करता है और कहता है कि वो उत्साहित होकर के समाज में बदलाव के लिए कुछ करें। तो इसलिए इस कविता का नाम उत्साह रखा है क्योंकि ये जोश की कविता है, उत्साह की कविता है।
तीसरा प्रश्न है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। यहाँ बादल के कई अर्थ हमें देखने को मिलते हैं, जिस प्रकार से पहला अर्थ हम कह सकते हैं कि ये पीड़ित जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले के प्रतीक के रूप में है, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों के जो दुखी लोगों की आकांक्षा को पूरा कर सकता है, इसके प्रतीक के रूप में बादल है। दूसरा इसका बादल का यहाँ पर अर्थ देखने को मिलता है क्रांति करने वाले के अर्थ में, ये क्रांति दूत के रूप में है। ये सृजन करने वाले के अर्थ में है। तीसरा अर्थ अगर देखें तो सृजन करने वाले के रूप में भी आ रहा है, बादल जो है वो क्रांति करके फिर नया सृजन कर रहा है। और चौथा, गर्मी से परेशान जन को राहत दिलाने वाले के अर्थ में भी यहाँ पर बादल का प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपको 4 रूप बताए हैं बादल के इस कविता में। एक तो पीड़ित जन की आकांक्षा को पूरा करने वाले के रूप में, एक क्रांति करने वाले के रूप में, एक नया सृजन करने वाले के रूप में, और एक गर्मी से निजात दिलाने वाले के रूप में। अब आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मकता या ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। तो नाद सौंदर्य वाले जो शब्द हैं, जैसे घेर घेर घोर गगन, इसमें नाद सौंदर्य है, यानी कि हमें एक बादल के गरजने का एहसास होता है इन शब्दों को पढ़ते हुए। उन्मन थे उन्मन, इसमें भी नाद सौंदर्य है। विकल विकल, इनमें भी नाद सौंदर्य है। तो नाद सौंदर्य वाले ये कुछ प्रश्न थे। तो इस वीडियो में हमने पहली कविता का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम दूसरी कविता का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।